आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 12। चैप्टर 12 के बाद और एक मात्र चैप्टर है, एक चैप्टर और है वर्धन वंश के बारे में पढ़ना। उसके बाद ये पेपर जो 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि बीए पार्ट 1 में अगर हिस्ट्री ऑनर्स आपका है तो ऑनर्स का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और बाकी जो सब्सिडरी और कंपोजिशन आपका होता है उसका परीक्षा होता है। तो पेपर 1 हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है। 12 जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 13 अध्याय चालू होगा और पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा और पेपर 2 भी चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद वो भी कुछ दिनों में जल्द ही खत्म हो जाएगा पेपर 2। तो ये हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात कर रहे थे और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा। और आपको पता है कि चैप्टर जो 12 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश से लगभग 3 से 4 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पूरा ध्यान इस पर दिया गया। और बाकी अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो ये भाग 3 है, चैप्टर 12 का भाग 3 है। अगर भाग 2 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 20 तक पहले भी देख लिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? ये कौन था चांदी का सिक्का जारी करने वाला? पहले कमेंट में लिखकर आप बताइए कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था गुप्त वंश में। आपको बताए हैं कि सभी क्वेश्चन को लिखते जाइए और कमेंट में जिसका हम बोलेंगे कि इसका कमेंट में आंसर लिखना है, उसका कमेंट में आंसर जरूर आप लिखिएगा। तो पहला ये क्वेश्चन आपका ये होगा कि तांबा का सिक्का कौन से गुप्त शासक था पहला जो तांबा का सिक्का जारी किया? ध्यान रखिएगा। चलिए इसका बात करते हैं चांदी वाला। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये चांदी का सिक्का जारी किया था। जब गुप्तों का नाश किया, गुप्त वंश को खत्म किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तब चांदी का सिक्का चलवाया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये, गुप्त काल की भाषा क्या थी? मतलब गुप्त काल के समय जो राजा थे, लोग थे, आम जनता थी, ये सभी लोग क्या बोलते थे? जैसे अभी भी भारत में बात करें तो भारत के कुछ हिस्सों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी बोला जाता है, दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु बोला जाता है और उत्तर भारत की तरफ हिंदी बोला जाता है। कुछ राज्यों में उनको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज भी बोला जाता है, या कुछ राज्यों में अंग्रेजी भी अंग्रेजी भारत के सभी राज्यों में लगभग लोग जानते ही हैं। तो अलग अलग जब अलग अलग भाषा बोली जाती है। लेकिन गुप्तों के समय जितना इनका साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ पर लोग कौन सी भाषा बोलते थे? मतलब आम लोगों की भाषा क्या थी? आम लोगों की भाषा हिंदी थी, पाली थी, प्राकृत या संस्कृत? तो संस्कृत में सभी लोग बात करते थे। सभी लोग किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में। उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा? संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? गुप्त काल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ये ऑप्शन ये है, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या नासिक? राजगीर को राजगिरी ही भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, राजगिरी। तो चलिए ये तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पाटलिपुत्र। आपको पता है कि पाटलिपुत्र जो शुरू उस जब चैप्टर पढ़ा रहे थे अध्याय 12 गुप्तों के बारे में, तो ये बताए भी थे कि इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। और आपको कमेंट में लिखकर ये बताना है कि राजगिरी राजधानी मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध की राजधानी, मगध वाला ही क्षेत्र बोला जाता है। आपको ये बताने कि मगध की राजधानी राजगिरी सबसे पहले किस वंश ने बनाया था? वहाँ पर राजधानी कौन सा वंश था और राजा कौन सा था? मतलब सबसे पहले किस वंश का शासन था मगध पर जिसने बनाया अपनी राजधानी राजगिरी को, और उस समय राजा कौन था? उस समय राजा कौन था? दोनों बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व, कृषि? ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो रुक जाइए, कृषि नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में व्यापार डाल लीजिए। क्या डालना है? व्यापार। व्यापार होना चाहिए था। अब कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व वही भूमि में से जो टैक्स लिया जाता है। टैक्स किस पर लिया जाएगा? ऐसे ही जो बंजर खेत रहेगा उस पर टैक्स कोई दे देगा? बंजर खेत पर कोई टैक्स देगा नहीं।
कृषि वाला खेत पर ही टैक्स देगा। तो भू राजस्व व्यवस्था वही हो गया, कृषि से जो आमदनी होती थी वही भू राजस्व व्यवस्था होता था। तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था। इसका आंसर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी स्रोत थी भू राजस्व व्यवस्था। ये कृषि बहुत अच्छा होता था, ध्यान रखिएगा। कृषि अभी ऑप्शन में रहेगा तो आप कृषि भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम तो व्यापार अभी ऑप्शन में डाल दिए, क्या डाले हैं अभी, व्यापार। तो व्यापार होगा नहीं, ए और बी दोनों नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, भू राजस्व व्यवस्था। यानी भूमि से जो कर मिलता था, कर वही होता था इनका मुख्य स्रोत, आय का मुख्य स्रोत, यानी कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस काल में गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ, मौर्य काल, शुंग, कुषाण या गुप्त काल। तो गुप्त काल में, क्योंकि बहुत ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किस काल के हैं, आर्यभट्ट या गुप्त काल के, और कौन से राजा के दरबार में थे, ये कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। आर्यभट्ट कौन से राजा के दरबार में थे, किस राजा के दरबार में आर्यभट्ट थे, किस राजा के दरबार में, गुप्त वंश के ही राजा के कौन से राजा के दरबार में आर्यभट्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है, पुष्यमित्र, शुंग, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो लोहा का जो स्तंभ है, इसे लोहा का स्तंभ बनाया गया, ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अब आपको बताना है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर है, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है भारत में कहाँ पर, ये कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है। ये सारे क्वेश्चन आप लिखते रहिए कॉपी पर कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट में लिखने के लिए बोले हैं, लिखते रहिए। और कौन से भारत में किस जगह पर मेहरौली का लौह स्तंभ है, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि हमने 12 चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, हम गुप्त वंश के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा से समझाए थे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से आर्यभट्ट को किसके बारे में सबसे अधिक जानकारी थी, गणित, नाटक, बौद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। तो गणित के बारे में, क्योंकि वो महान गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, उनको ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा से नॉलेज था, खगोल शास्त्री भी थे, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही महान गणितज्ञ भी थी, ये गणितज्ञ भी थे, क्योंकि जीरो का खोज किसने किया है, वही तो थे आर्यभट्ट। यानी गुप्तों के समय ही जीरो का खोज हुआ था, ध्यान रखिएगा, गुप्तों के समय ही किसका खोज हुआ था, जीरो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी, किसको कर रहित, सैन्य अधिकारी को, नवरत्न को, ब्राह्मण को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दिया जाता था, ध्यान रखिएगा, यानी कर उस पर नहीं लगता था जो भूमि दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश प्रसिद्ध था, क्यों था, कला, स्थापत्य कला के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व, भू सुधार के लिए, डी इनमें से कोई नहीं था। कला और स्थापत्य कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि मथुरा कला शैली इनके समय ही फेमस हुई थी, ध्यान रखिएगा। मथुरा कला शैली जो था, इनके मथुरा कला शैली और कंधार, जो कंधार कला शैली है, इनके समय ही फेमस हुआ था, ध्यान रखिएगा, मथुरा कला शैली भी। अब मथुरा कला शैली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किस किस प्रकार के यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती थी, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मथुरा कला शैली में किस किस प्रकार की मूर्ति बनाई जाती थी, कौन कौन से प्रकार की मूर्तियाँ होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त वंश के राजा नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ये गुप्त वंश के राजा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो गुप्त वंश के राजा हैं। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने दिया है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।